सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। ये पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज़ में आई गेस 8th वीडियो होने वाला है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्राम्स्की। हाँ, बहुत ही फेमस मार्क्सिस्ट फिलोसोफर हैं ये। इनके बारे में डिटेल में समझेंगे, इनकी क्या फिलोसफी है, जैसा हम करते हुए आ रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मार्क्स ने प्रिडिक्ट किया था, मार्क्स ने और या फिर एंजल ने प्रिडिक्ट किया था कि रेवोल्यूशन होगा। रेवोल्यूशन इज इनएविटेबल, होके रहेगा। वैसा कुछ हुआ नहीं। अब क्योंकि वैसा कुछ नहीं हुआ, तो जो मार्क्स के फॉलोअर्स हैं, जो मार्क्सिस्ट हैं, जिनको कहा जाता है, जो मार्क्स के फॉलोअर्स हैं उनको मार्क्सिस्ट कहा जाता है, उन्होंने कोशिश की ये एक्सप्लेन करने की कि रेवोल्यूशन यानी क्रांति क्यों नहीं हुई। ग्राम्स्की उन कुछ फॉलोअर्स में से एक हैं जिन्होंने ये सबसे पहला ट्राई किया कि आई शुड एक्सप्लेन कि ये क्यों नहीं हुआ, क्या क्या शॉर्ट कमिंग रह गई इसको लेके। वी विल स्टडी इन डिटेल। इनका कंसेप्ट है पूरा इसके ऊपर, हेजेमनी नाम से। हेजेमनी बेसिकली पढ़ेंगे अभी से तो क्या ही बताऊँ। इनका लाइफ स्केल समझते हुआ क्या इनके साथ, ऑब्वियस है किसी भी फिलोसफर को पढ़ने के लिए। ग्राम्स्की बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा हुए थे। ये लोग 7 भाई बहन थे। ही वाज एट नंबर 4। अब ये पैदा हुए हैं इटली में, ठीक है। इनके पैदा होने के कुछ सालों बाद फासिज्म आ जाता है इटली में, फांसीवाद आ जाता है। इनके जो बड़े भाई थे सबसे, वो सोशलिस्ट टाइप के व्यक्ति थे, वो सोशलिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा इनिशियल डेज में, और ये भी सोशलिज्म की तरफ बढ़ने लग गए। और इन्होंने ना पढ़ाई लिखाई करने के बाद इटालियन सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की 1913 में, ठीक है। इसके बाद न्यूज़पेपर में काम किया, जर्नल थे ये। उसके बाद 1921 में ही फॉर्म्ड इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब ये एक अहम हिस्सा थे। 1924 में ये हेड बनते हैं, इलेक्ट होकर पार्लियामेंट भी चले जाते हैं, इलेक्टेड एज पार्लियामेंटेरियन। होता क्या है कि इटली में फासिज्म आ जाता है, मसोलिनी के पास ठीक ठाक ताकत आ जाती है, ठीक ठाक क्या, एब्सोल्यूट पावर आ जाती है। जब ये एब्सोल्यूट पावर आती है तो वो सबसे पहले कर्व करते हैं कम्युनिज्म को। एक चीज़ आप लोगों को समझनी होगी, जब इटली में फासिज्म राइज हो रहा था, जर्मनी में नाजिज्म राइज हो रहा था, या नाजीवाद जिसको कहते हैं, वो फांसीवाद का ही एक प्रकार है, तब आपको क्या लगता है जो यूरोप है उसको क्या ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा कि इन देशों में ये चल रहा है और उसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक होने वाला है? तो फिर इन्होंने क्यों राइज होने दिया ये बेसिकली फांसीवाद या फिर नाजीवाद क्यों राइज होने दिया, हिटलर का राइज क्यों हुआ? इनको पता क्या लग रहा था, ये ऐसा सोच रहे थे क्योंकि ये सारे जो कंट्रीज थे ना वो पूंजीवादी कंट्रीज थे, कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे। इन सबको ये लग रहा था कि जो ये फासिज्म या नाजिज्म है ना, ये कम्युनिज्म से बड़ा खतरा नहीं है। अभी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा कम्युनिज्म है, जो हमारे गेट पर खड़ा है आफ्टर द कार्ल मार्क्स, कि ये हमारे दरवाजे, हमारे देश में कभी भी प्रवेश कर सकता है। इस थिंकिंग की वजह से इन्होंने कोशिश ही नहीं की नाजिज्म को रोकने की या फांसीवाद को रोकने की, क्योंकि नाजिज्म और फासिज्म ने सबसे ज़्यादा कर्व जो किया वो मार्क्सिज्म को ही ख़त्म किया है अपने अपने देशों में। तो ये जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं ये सोच के खुश थे कि दीज आइडियोलॉजीज आर बेसिकली हेल्पिंग देम, बट परिणाम हम सबको पता है क्या हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इस चक्कर में, और बहुत सारे लोग मरे और इम्पैक्ट और पूरी कहानी आप लोगों को पता ही है। खैर, अब इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जीवन के ये बेसिकली अरेस्ट होते हैं 1926 में। बचे हुए जीवन के 11 ईयर्स ये जेल में बिताते हैं। ये कम से कम 500 लेटर्स लिखते हैं जेल में। प्रिजन नोटबुक नाम से फेमस हुआ वर्क। इनका जो वर्क था ना वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा गया, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनका वर्क धीरे धीरे पढ़ा जाना शुरू हुआ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तक पहुंचा। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो मतलब गरीब देश जो यूरोपियन पावर से आज़ाद हुए हैं, जैसे भारत, ग्लोबल साउथ पूरा, भारत, अफ्रीका, पूरा कॉन्टिनेंट, अलग अलग देश जितने भी हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ऑल, ये पढ़ा जाना शुरू किया गया। अब इनके ऊपर ना
इन्फ्लुएंस था एक ऑथर का, बेसिकली ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रोशे, आई थिंक स्पेलिंग इज राइट, बेनेडिक्टो क्रोशे, एक फिलोसफर थे इटली में। क्रोशे उतने ही फेमस थे इटली में जितने हीगल फेमस हुए बेसिकली जर्मनी में, मतलब जर्मन आइडियोलॉजी इंस्पायर्ड जितना हीगल से हुए, जैसे मार्क्स और एंजल वाज इंस्पायर्ड बाय हीगल, तो ऐसे ही क्रोशे का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था इटली में। ऑब्वियस है कि तो फिर ग्राम्सी पे भी उनका इन्फ्लुएंस रहा ही होगा, और ये दोनों एक ही समय में थे, समकालीन लोग थे। अब जो क्रोशे हैं उनकी आइडियोलॉजी है कि वो पॉलिटिकल स्टेट को ना मैकियावेलियन अप्रोच से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये समझने की कोशिश करना, जो क्रोशे हैं वो फासिज्म के सपोर्टर हैं। मैकियावेली, मैंने जो वीडियो पूरा अलग से बना रखा है मैकियावेली के ऊपर में, आप उसमें समझ सकते हैं कि मैकियावेली स्टेट को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से एब्सोल्यूट पावर देते हैं एंड ऑल दिस स्टफ। तो ये ना उसके सपोर्टर थे। तो मैकियावेलियन अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस को फेवर करते हैं क्रोशे। अब क्रोशे एक चीज़ बताते हैं बेसिकली हमें, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी, ये दो वर्ड्स हाईलाइट करते हैं क्रोशे। सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी, इसको ग्राम्स्की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इन द कंसेप्ट ऑफ हेजीमनी। बताऊंगा आगे डिटेल में इसका मतलब क्या है। क्रोशे और ग्राम्स्की के बीच एक सिमिलरिटी एक और है कि फोर्स और कंसेंट पे ये दोनों बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि रूल बाय फोर्स और रूल बाय कंसेंट, मतलब ताकत के दम पे रूल हो, डर के दम पे रूल हो, या फिर कंसेंट के थ्रू। कंसेंट यानी उनसे परमिशन मिल चुकी है, उनकी हाँ हो चुकी है लोगों की, उसके दम पे रूल हो। तो इस चीज़ पे ये दोनों सहमत रहते हैं, इनके जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्राम्स्की क्रोशे की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, जो इन दोनों के कंसेप्ट सेम थे बट ये दोनों अलग अलग रिजल्ट दे रहे थे उन कंसेप्ट से। आराम से समझिए, जो क्रोशे थे ना वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे। क्रोशे वाज ट्राइंग टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू कम्युनिज्म, जबकि ग्राम्स्की वाज ट्राइंग टू गिव एन मार्क्सिस्ट अल्टरनेटिव टू क्रोशे। समझिए दोनों में डिफरेंस, एकदम विपरीत हैं दोनों। खैर, इन बातों का प्रभाव बेसिकली पड़ा ग्राम्स्की के ऊपर। एक कंसेप्ट है, ग्राम्स्की को पढ़ना शुरू करते हैं, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट या फिर पॉलिटिक्स। ग्राम्स्की उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं कि जो फासिज्म है, जो फासीवाद है, वो क्यों इटली में सर्वाइव कर गया इतने सालों तक। बेसिकली ऐसा क्या हुआ, जबकि फासिज्म इस लायक तो था ही नहीं कि इतने दिनों तक चले या फिर इतना डोमिनेंट पोजीशन ले ले। तो वो कहते हैं ना कि जो इकोनॉमिक्स और जो पॉलिटिक्स है ना, ये आपस में रिलेटेड है, नो डाउट, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो कभी कभी ऑटोनोमस भी हो जाता है। ऑटोनॉमी भी होती है पॉलिटिक्स के पास, राजनीति के पास, राजनीतिज्ञों के पास। ये होती है बेसिकली सिविल सोसाइटीज़ की वजह से, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक्स प्रभाव नहीं डालती है पॉलिटिक्स पे, इसके अलावा आइडियोलॉजीज़ जो एग्जिस्ट कर रही हैं किसी कंट्री में, कल्चर वहाँ का कैसा है, रिलीजन और मीडिया, ये सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस डालती हैं। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि जो पॉलिटिक्स है वो इकोनॉमी से इंडिपेंडेंट वर्क करने लगती है, रिलेटिव इंडिपेंडेंस हो जाती है। क्योंकि फासिज्म के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ हो ऐसा नहीं था, मतलब मिलिट्रीली स्ट्रांग हो गया था इटली बहुत ज़्यादा, जर्मनी बहुत ज़्यादा, बट इकोनॉमिक लेवल पे लोगों को बहुत पैसा मिल गया हो या फिर उनकी आर्थिक समृद्धि हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये रीज़न देते हैं वो कि जो रूल है ना, वो जो पॉलिटिक्स है वो उन फैक्टर से ज़्यादा गाइड हो गई थी इस समय जो कंपेयर टू इकोनॉमिक्स। अब ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमिक्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो जो फासिज्म है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की इन इटली, और टिका भी नहीं, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इट वाज वेनिस्ड कम्प्लीटली। और अब तो शायद ही किसी कंट्री में एग्जिस्ट कर रहा हो, ऐसी आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट कर रही हैं, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही हैं। अगले जो हमारी पॉलिटिकल थिंकर होने वाली हैं, फीमेल पॉलिटिकल थिंकर, वो डिटेल में इस चीज़ के बारे में, इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, टोटलिटेरियनिज्म पे। अब बेसिकली हुआ क्या है ना
पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हो गया, जो थ्योरी ऑफ स्टेट है, मार्क्स स्टेट को लेते हैं सुपर स्ट्रक्चर में और उसको एक्सप्लेन करते हैं इकोनॉमी के बेस पे, मतलब इकोनॉमी पे ओवर एम्फेसाइज करना कि हर चीज़ इकोनॉमी से गाइडेड होती है, मोड ऑफ प्रोडक्शन इज बेसिकली गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ द हिस्ट्री। परंतु ग्राम्स की है ना, स्टेट में दो तरीके की ताकत को देखते हैं, एक पॉलिटिकल सोसाइटी जैसा कि मैंने ऊपर बताया, एक सिविल सोसाइटी। अच्छा समझिए, पॉलिटिकल सोसाइटी वो सोसाइटी है जिससे जो रूल होता है ना दैट इज बाय फोर्स। सिविल सोसाइटी जो रूल करती है दैट सिविल सोसाइटी के थ्रू जो रूल्स होते हैं, रूल होता है जो कंट्री पे, दैट इज थ्रू कंसेंट। असल में हुआ पता क्या, रशिया में हुआ रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1918 में, लेनिनिस्ट रेवोल्यूशन भी कहते हैं जिसको। एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सब रशिया में होगा, क्योंकि रशिया में वर्किंग क्लास या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन इस लेवल पे हुआ ही नहीं था, मतलब कैपिटलिज्म रशिया में बहुत मैसिव लेवल पे था ही नहीं। जो हॉटस्पॉट होना चाहिए था रेवोल्यूशन का, क्रांति का, वो यूरोप होना चाहिए था, वो अमेरिका होना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो कभी रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ कि जो रशिया है वहाँ पे जो मार्क्स की थ्योरी है वो काम कर गई, बट जो मैंने कंट्रीज़ बताए बेसिकली वेस्टर्न यूरोप या फिर यूएसए, यहाँ पे ये थ्योरी कभी काम नहीं करी। उसका रीज़न ये है कि रशिया में ना सिविल सोसाइटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, रशिया वीक सिविल सोसाइटी, तो वहाँ पॉलिटिकल सोसाइटी के थ्रू ही चेंजेस लाए जा सकते हैं। जो लेनिनिस्ट अप्रोच है ना, जो लेनिन ने जिस अप्रोच से काम किया वो वहीं एप्लीकेबल हो सकता है। अगर वही सेम मॉडल आप वेस्टर्न यूरोप में उठा के लगाएंगे क्रांति के लिए, दैट इज नॉट एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की, क्योंकि जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ है ना उनमें जो सिविल वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनमें सिविल सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हैं। तो अब रेवोल्यूशन तो इन कंट्री में भी लाना ही है, कैपिटलिज्म से अगले स्टेज पे बढ़ना है, तो ग्राम्स्की इसका अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करते हैं कि कैसे रेवोल्यूशन आ सकता है। वो दो वर्ड्स देते हैं, वॉर ऑफ मैन्यूवर एंड वॉर ऑफ पोजीशन। वॉर ऑफ मैन्यूवर का मतलब है सीधा सीधा वॉर, मतलब स्टेट के अगेंस्ट आप वॉर छेड़िए और क्रांति लेके आइए, ब्लड शेड एंड ऑल। वॉर ऑफ पोजीशन का मतलब है ना कि आप सिविल सोसाइटी में चेंज कीजिए। सिविल सोसाइटी इज व्हाट वी कॉल्ड सोसाइटी ऑफ, इट इज द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, बेसिकली सो कॉल्ड प्राइवेट स्फीयर, यानी हमारा रिलीजन, हमारी थिंकिंग, हमारा कल्चर, हमारे एम्बिशंस, हमारे ड्रीम्स, ये सब, दिस इज व्हाट ग्राम्स्की कॉल्ड सिविल सोसाइटी, कि आप इसमें चेंज लाइए। और इस चेंज लाने की प्रक्रिया को बोलेंगे वॉर ऑफ पोजीशन। मतलब जो वॉर ऑफ मैन्यूवर है वो तो सीधे सीधे सामने लड़ा जाएगा, वॉर ऑफ पोजीशन में हम वी आर बेसिकली ट्राइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट इन आवर माइंड, दैट हैज बीन used by the capitalist society to justify their rule, to justify their rules। एक बेसिक एग्जाम्पल से समझिए, ये सब तो आपने भी देखा होगा आज हमारे देश में या फिर कहीं भी आप देख लीजिए, 56 इंच का टीवी लेना है, ये किसने बताया आपको? आपके घर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है टीवी, बहुत अच्छा चल रहा है, बट यू आर ट्राइंग टू बाय अ न्यू टीवी जस्ट बिकॉज आपने ऐड में देख लिया है कि फला मतलब बीवी से करे प्यार तो प्रेस्टीज कुकर से कैसे करे इनकार एंड ऑल, कि मतलब ऐड में बता दिया है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो उसको ये वाला कुकर लेना ही है। अब आपको फोर्स नहीं किया लेने के लिए डायरेक्टली, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में इम्पैक्ट तो डाला है। आपके पास ऑलरेडी एक फ़ोन है, बहुत अच्छा चल रहा है, नया फ़ोन लॉन्च हुआ, सोसाइटी में ऐसा माहौल बना हुआ है कि जो अमीर व्यक्ति है वो फ़ोन खरीदेगा ही, टू सेट द स्टैंडर्ड्स, कि उसके बिना तो अच्छा ही नहीं लगता सो कॉल्ड। चार लोग क्या कहेंगे, ये चार इनविजिबल लोग जो हैं, ठीक है।
आपको नहीं लगता कि ये सब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करने के लिए या फिर हमें बेहोश रखने के लिए किया गया है? और इसमें जो सबसे बड़ा रोल किया है जिस चीज ने, वो है रिलीजन, लोक धर्म। मैं धर्म नहीं कहूंगा उसको, लोक धर्म है वो, कि जो बेकार से बेकार बात है वो धर्म के नाम पे जस्टिफाइड है अलग अलग तरीके से, कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हो सकता है उन चीज़ों को आप, उन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं हो आपको लाइफ में और आप कर रहे हैं। और धर्म में तो ये भी चलता है कि आकाश में चीज़ों से जोड़ दिया जाएगा, कि उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों करना है, कि अरे तुम्हें नहीं पता वहाँ वहाँ स्वर्ग में ये चीज़ होगी। और फिर उनके तर्क चलते हैं, उनसे पूछो कि स्वर्ग कहाँ है, कि वो बोलते हैं कि तुमने अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका है नहीं, ऐसे ही स्वर्ग नहीं देखा तो स्वर्ग क्या होगा नहीं। ये तर्क ना बहुत ही घटिया स्तर के तर्क हैं। ये ना आप जैसे भी कभी भी ऐसे लोग टकराए ना, कभी इनको फेवर मत कीजिएगा, कभी इनसे मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइएगा ऐसे बेकार तर्कों से, कि ये चीज़ तुमने नहीं देखी तो वो नहीं है, तो ये भी तुमने नहीं देखी तो ये होगी, जैसे वो है वैसे ये भी है। नहीं, बेवकूफ़ी है ये लोग आपके ऊपर आपको फोर्स कर रहे हैं कि तुम ये चीज़ मान लो। ये लोग ये कभी नहीं कह रहे कि तुम जानो, तुम्हारी चेतना का विकास हो, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके कुछ पर्सनल फायदे हो रहे होंगे किसी वर्ग के, किसी समाज के, किसी हिस्से के, ठीक है। तो इस तरीके से रिलीजन इन्फ्लुएंस करता है हमारी थिंकिंग को, एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं, मैंने बताया, मूवीज इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी थिंकिंग को, कि ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, लग्जीरियस, ये वो, बेहोश रखने के लिए जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू रहे, जिनको फायदा हो रहा है उनको लगातार फायदा होता रहे। समझ आया आपको कि सिविल सोसाइटी कैसे बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी लाइफ को, कैसे उसने रेवोल्यूशन को रोक दिया। मतलब हुआ क्या, बेसिकली आराम से समझिए, जो वर्किंग क्लास थी उसको ये कभी एहसास ही नहीं होने दिया सिविल सोसाइटी ने कि वो एक्सप्लॉइट हो रही है, उसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है बराबर, परंतु उसको, उसकी आइडियोलॉजी को इस तरीके से चेंज कर दिया है। इसको बेसिकली हम कह सकते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस, चेतना, मतलब झूठी चेतना। अगर एग्जैक्ट हिंदी वर्ड तो नहीं है कॉन्शियसनेस के लिए चेतना, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं, मतलब लगभग मोर और लेस सिमिलर ही है। ये किया ही इसलिए गया है कि ताकि जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है या जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको लगातार फायदा होता रहे, ठीक है। इसी चीज को ग्राम्स्की ने बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेजिमनी। जो ये सिविल सोसाइटी के थ्रू जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जस्टिफाई हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड हेजिमनी ऑफ सिविल सोसाइटी और द स्टेट और द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। कि ये हेजिमनी बेसिकली वही सोच, मैंने बताया डेफिनेशन वही है इसकी। इसको ऐसे ऐसे समझिए कि मार्क्स ने क्या बोला कि बेस है, बेस में मोड ऑफ प्रोडक्शन है, सुपर स्ट्रक्चर है, उसको बरकरार रखने के लिए सुपर स्ट्रक्चर है, इसको जस्टिफाई करने के लिए, इसको बचाने के लिए। इस सुपर स्ट्रक्चर में जो सिविल सोसाइटी है ना, इस पे मार्क्स ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बेसिकली ये जो हेजिमनी क्रिएट करती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब ये रेवोल्यूशन लाना है तो ये रेवोल्यूशन लाएगा कौन? अकॉर्डिंग टू, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ बोर्ड को, आई शुड क्लीन इट। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की दो तरीके के इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। इंटेलेक्चुअल्स का मतलब बेसिकली बुद्धिजीवी, जो समाज के विचारक हैं, जो समाज के नियम निर्धारित कर रहे हैं या फिर उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जा रहे हैं, जो बुद्धिजीवी जिनमें ये क्षमता है करने की। एक होते हैं ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स, एक हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स वो हैं जो सोसाइटी से इंडिपेंडेंट हैं, जो स्टेट से इंडिपेंडेंट हैं, जैसे कि फिलोसोफर्स, जैसे कि चर्च में जो क्लर्जी है, बेसिकली ये क्लर्जी जो भी बोलते हो आप, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ट्रेडिशनली चली आ रही है। बट अकॉर्डिंग टू ग्राम्स्की कहने को इंडिपेंडेंट है जितने भी फिलोसोफर्स हैं, जैसे कोर्शे थे, अभी मैंने बताया, अब वो फिलोसोफर हैं, बट वो कर क्या रहे हैं एट द एंड?
रूल को जस्टिफाई कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग रूल को। तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्सकी जो ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं ना, ये बस इल्यूजन है कि दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द स्टेट और इन द सिविल सोसाइटी टू जस्टिफाई द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अब जब रेवोल्यूशन लाना है ना, जो हेजेमनी उन्होंने बनाई है, वो जिन इंस्टीट्यूशंस के साथ बनाई है, जैसे कि चर्च, मीडिया भी कह सकते हैं, सोशल मीडिया तो तब क्या ही था, कह सकते हैं। अब आज के ज़माने में सोशल मीडिया को भी इंक्लूड कर लेंगे अगर चाहें तो, ठीक है। स्कूल्स जो हैं, इनमें जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। अब जब रेवोल्यूशन लाना है वर्किंग क्लास को, तो वी नीड काउंटर हेजेमनी। अब इनकी जो झूठी चेतना भर दी गई है वर्किंग क्लास में, इसको ख़त्म करने के लिए वी नीड आवर ओन इंटेलेक्चुअल्स। सोसाइटी के हर तबके के पास अपने इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं। तो जो वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन लाना चाहती है, उनको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए वी नीड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ऑर्गेनिक मतलब जो दे आर मेड बाय वर्किंग क्लास टू काउंटर दीज एग्जिस्टिंग इंटेलेक्चुअल्स। अब समझा हमने कि कैसे कैसे होगा। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हमें चाहिए होंगे। वी हैव टू डिस्ट्रॉय द हेजेमनी ऑफ सिविल सोसाइटी, द हेजेमनी दैट इज बेसिकली क्रिएटेड बाय द सिविल सोसाइटी। इस तरीके से रेवोल्यूशन होगा। आपको नहीं लगता, बेसिकली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मतलब बेसिकली क्रिटिसिज्म ऑफ ग्राम्सकी, ये ओवर एम्फेसिस कर रहे हैं सिविल सोसाइटी पर। मतलब ही इज बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड एवरी सॉल्यूशन थ्रू सिविल सोसाइटी। इकोनॉमी को लगभग इन्होंने बाहर कर दिया है। ठीक है, ये इनका डीमेरिट है। लेकिन ग्राम्सकी ने फाउंडेशन रखी नियो मार्क्सिज्म की। ग्राम्सकी वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट मार्क्सिस्ट और द फॉलोअर ऑफ मार्क्स, जिन्होंने बताने की कोशिश की। हिज अटेम्प्ट वाज बेसिकली वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट टू give the reasons that why Marxism or Marxian revolution did not occur in West Europe। समझ रहे हैं आप लोग? तो he has his own importance in the history of in the field of political science। खैर, ये हमारे 9वें थिंकर थे, 8वें थिंकर थे आई गेस। अब अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट पॉलिटिकल थिंकर। तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।